सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब मेरे जाने पहचाने चेहरे हैं। जब भी प्रोटेस्ट होता है आप सब पहुंचते हैं। नंबर कम और ज्यादा की बात हो रही थी, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी 72 की, तो सिर्फ 72 थे हजरत इमाम हुसैन के साथ। और जब भी मुश्किल होती है साथी थोड़े होते हैं, लेकिन असल में वही अपॉर्चुनिटी होती है कि क्लीनिंग हो जाती है, गंद उतर जाता है। तो ये तो अल्लाह की नेमत होती है, आपको पता चल जाता है। मुझे एक दफा अच्छी तरह याद है, आप हर जगह से अच्छी बात सीखते हैं। फजर के वक्त में, बहुत पुरानी बात है, कुछ शायद 30 साल पुरानी बात, फैसलाबाद में एक रिक्शे में बैठा, तो वो जो रिक्शा चला रहे थे बड़े मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग थे। मैंने उन्हें कहा कि कोई आप अपनी जिंदगी की, मेरा ख्याल है वो 65 साल उनकी उम्र होगी, मैंने कहा अपना कोई तजर्बा बताएं। मैं तब स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा तजर्बा ये है कि मुसीबत बाइसे रहमत होती है, मुसीबत बाइसे रहमत होती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उनसे पूछा मुसीबत तो मुसीबत होती है। उन्होंने कहा उसमें 2 चीजें पता चलती है। एक तो आपको यह पता चलता है कि आप अल्लाह के कितने करीब हैं, क्योंकि वो आपको मुसीबत से निकालता है। फिर आपको यह पता चलता है कि आप कितने छोटे हैं और अल्लाह कितना बड़ा है, क्योंकि मुसीबत में आपको अपनी कद काठ, अपनी बर्दाश्त का बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। फिर उन्होंने कहा कि तीसरा आपको पता चलता है कि आपका असल रिश्ता कौन है, कौन साथ खड़ा है और कौन नहीं। और आखिरी बात उन्होंने कही कि एक मौका आता है मुसीबत में कि आप होते हैं और आपके रब की जात होती है। मैं जब जेल से निकला तो मुझे कहा गया कि मैं अब ISI का एजेंट हूं। मोहित पीरजादा को उस वक्त के सेक्टर कमांडर ने बुला के, अभी आजकल यहां होते हैं इस्लामाबाद में, मैं अभी जेल में था, मेरी जमानत होनी थी, तो 2 सेक्टर कमांडर्स ने मोहित पीरजादा को बुलाया, एक लाहौर वाले ने और एक इस्लामाबाद वाले ने इस्लामाबाद में, क्योंकि 2 लोग मेरे लिए पाकिस्तान में बोल रहे थे। एक तो जाहिर है मेरा लीडर था, उसे तो बोलना था, पार्टी कोई नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरी पार्टी के ज्यादातर लोगों ने कहा था कि इसने गलत किया, ठीक हो रहा है। असेंबली में भी तकरीरें हो गई, सब हो गई। वो अंदर जब मेरी छितर परेड करते थे, साथ टेलीफोन पर मुझे दिखाते थे कि ये देखो बाहर तुम्हें सब छोड़ गए, तो अब बयान दे दो, आप उन्होंने तो तुम्हें छोड़ दिया, हम तुम्हें नवाज देंगे, तो 2 बयान। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया था कि मैं, कई दफा आप मुझे कहते हैं यहां से कि गिल साहब इमरान खान को ना छोड़िएगा, मैं आज आपको वाजे कह दूं, पाकिस्तानी कौम में आज तक सबसे उजला और बेहतर बेटा किसी कौम ने पैदा किया है तो वो इमरान खान है। उससे बड़ा लीडर कोई नहीं है, उससे उजला बेटा मां ने पाकिस्तान के लिए पैदा नहीं किया। लेकिन मैं इमरान खान के साथ इमरान खान की वजह से नहीं हूं। अगर मैं हुआ तो फिर मैं छोड़ जाऊंगा उसे, क्योंकि इंसान तो हमेशा, आप सबको पता है कि सेल्फिश होता है, अपनी जरूरतों के लिए होता है। इमरान खान अजीम है, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे अजीम पाकिस्तानी है, लेकिन अगर मैं उनके साथ उनकी वजह से हुआ तो फिर तो छोड़ जाऊंगा। हर शख्स को, PTI के हर शख्स को एक बात कहा करें, ये कभी ना कहा करें कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। आप एक बात कहा करें, आपने हक का साथ नहीं छोड़ना। मैं इमरान खान के साथ उस दिन तक हूं जिस दिन तक अल्लाह ने मुझे हक के साथ खड़े होने की तौफीक दी है, क्योंकि और जब ना दी तो आपके सामने कहूंगा कि मैं कमजोर पड़ गया हूं, नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए ज्यादातर लोग जो आपको PTI में बुरे लगते हैं, आपको लगता है छोड़ गए, बुरे वक्त पे खड़े नहीं हो सके, वो सब इमरान खान के साथ थे, हमसे ज्यादा साथ थे, पुराने थे। ऐसा लगता था कभी कि जब हमें उन्हें मीटिंग्स में देखते थे, इमरान खान के साथ उनका रिलेशनशिप देखते थे, लगता था कि शायद कभी हम इमरान खान के इतने करीब हो ही नहीं सकेंगे जितने ये थे। कई इमरान खान से रिश्तेदारी का दावा करते थे, कई 30 साल पुराने रिलेशनशिप का दावा करते थे, लेकिन जरा सी, वो कहते हैं नरम आवाज भली बात मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा उजले पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में, मैं गलत हो सकता हूं, कराची के हैं, सबसे बाशऊर, पढ़े लिखे,
मामलात को पुराना जद्दी पुश्ती समझने वाले। हमारे बाप दादा तो देहात में आपको पता है छोटे मोटे काश्तकार थे, हमें ये रियासती मामलात का क्या पता था। और जब मैं कराची से ज्यादातर पीटीआई की क़यादत को देखता हूं तो वो उतनी ही मायूस कुन, लेकिन हुकूमत के दौरान उनके क्या मामलात थे। तो अभी बरकी साहब और दूसरे दोस्त कह रहे थे कि उंगलियां ना उठाएं एक दूसरे की तरफ। मैं इसलिए सियासत में नहीं आया। मैं अगर जिस दिन मुझे उंगली उठाने पे पाबंदी लगी, मैं पीटीआई भी छोड़ूंगा, सियासत भी छोड़ूंगा। मैं तो कैटलिस्ट हूं। मैं तो ये समझता हूं कि अच्छे और बुरे में तमीज होनी चाहिए, घर में भी बाहर भी। घर में करेंगे तो बाहर करेंगे। अगर मैं नवाज शरीफ को सारी उम्र से चोर कहता हूं, मैं जब जेल में मिलने गया, नवाज शरीफ से मेरी 2 मुलाकातें हुई, शायद 3, और हर मुलाकात 3-3 घंटे लंबी थी। मैंने उनके मुंह पे कहा, मैंने कहा मियां साहब, मेरे लीडर के अंदर बहुत बड़ा जो एक ज़र्फ है, मुझे उन्होंने भेजा। हरगिज नहीं कहा कि आपको वहां तंग करें, कहा कि आप बीमार हैं, आपको हर सहूलत दें, और मैं आया हूं आपकी बीमारी पे आपको हर सहूलत देने। ये 4 डॉक्टर्स हैं, आपकी बेटी साथ वाले कमरे में बैठी है मिलने के लिए, आपको 50-50 लोग मिलते हैं, हम नहीं रोकेंगे। बस कौन से ये रियाकारी ना करें कि आप बीमार हैं, आप नहीं है बीमार, आपको पता है। तो बात ये है, वापस आता हूं इस बात पे, कि आप उस दिन तक खड़े हैं जिस दिन तक आपका शऊर ये कहता है कि आपको खड़े होना है। आप सब में से कई मेरे पास आते हैं कि इमरान खान कब निकलेंगे। आपकी आवाज में एक दर्द होता है, तकलीफ होती है, कभी कभी मैं देखता हूं तरस होता है, और मेरी अंदर से हंसी निकल जाती है, क्योंकि कैमरा तो है नहीं। काश कैमरा लगा के आपको मैं दिखा सकूं कि शौकत खानम का बेटा किस अज़म के साथ जेल काट रहा है। जब कौमों के ऊपर आसिम मुनीर जैसे दरिंदे मुसल्लत हो जाएं, तो फिर किसी को अपने कंधों पर वो वजन उठाना पड़ता है। इमरान खान आप सबका वजन उठा रहा है। इमरान खान पर आपने तरस नहीं करना, इमरान खान पर आपने फख्र करना है। वो बेटा कौम में मां ने फख्र करने के लिए पैदा किया हुआ है। अगली बात मैं आपको बता दूं, 1-2 बातें करके इजाजत लूंगा क्योंकि बारिश होने वाली है किसी वक्त भी, कि एक बात और याद रखिएगा कि हर वक्त जो भी दौर होता है उसमें एक यजीद होता है। यजीदियत नहीं मरती क्योंकि शैतान नहीं मरता। जब शैतान नहीं मर रहा क़यामत तक, तो यजीद ने भी नहीं मरना। आज के जो यजीद हैं वो आज के जो हुसैन के पैरोकार हैं, और जिनमें मेरे ख्याल में हुसैन का सबसे बड़ा पैरोकार इमरान खान है। आज के यजीद को उससे डर है, आज का यजीद खौफजदा है, इसलिए जो उस यजीद ने भी नहीं किया वो आज का यजीद करने की कोशिश कर रहा है। बहनों से मुलाकात बंद, अब ये पानी और खाना रह गया, बाकी सब कुछ बंद। ईद पे कपड़े दो तो वो नहीं पहुंच सकते, दवाई दो तो वो नहीं पहुंच सकती, किताबें दो तो वो नहीं पहुंच सकती, कोई चीज नहीं। लेकिन मसला एक है, उस वक्त के यजीद को आपसे वो नहीं कहता था कि मुझसे मोहब्बत भी करो, ये कहते हैं हमारा तराना भी लगाओ। वो जैसे हमारा मुजम्मल असलम कहता था कि उसके आज भी गूस बम्स खड़े हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारा तराना भी सुनो। तुम्हारे जिस्म पर गूस बम्स, जिन्हें हम पंजाबी में लुई कंडे कहते हैं, आपके लुई कंडे भी खड़े होने चाहिए। आपको हमसे मोहब्बत भी करनी है और हमने आप पर जुल्म भी करना है। तो ये पाकिस्तानियों के तौर पर याद रखिए, ये डिसाइसिव मोमेंट है। इमरान खान तय कर चुका है अपनी मंजिल। इमरान खान ने गैरत से या आजादी लेनी है या अपने रब के पास पहुंचना है। हम सब ने रब के पास पहुंचना है, किसी ने एक दिन पहले, किसी ने एक दिन बाद। तो जो मैं आपको दास्तान सुना रहा था अकेले रहने की, कि मैं जब बाहर आया तो अकेला था। 2 जर्नलिस्ट मेरा जिक्र करते थे पूरे पाकिस्तान में, अरशद शरीफ, मोहित पीरजादा। अरशद शरीफ उनको लगता था बड़ा खाग है, इसको कहेंगे तो पड़ जाएगा, और जाहिर है वो मुल्क से बाहर जा चुका था। मोहित पीरजादा मुल्क में था, तो उसको बुला के कहा, दोनों सेक्टर कमांडर्स ने, स्पेशली एक ने, मुझे नाम पता है उसका, कि शहबाज गिल इज डन। मोहित पीरजादा जिंदा है, उनसे पूछ लीजिएगा। उसे कहा कैसे? उसे कहा उसकी अब जमानत हो जाएगी, बट ही इज डन। और जैसे वो नवाज शरीफ वाला कहता है, डन एंड जस्टिस। उसे कहा वो डन। उसे कहा वो कैसे? उसे कहा अभी बाहर निकलेगा ना तो आपकी जमात कानों की बड़ी कच्ची है, हमने फ्रेम कर दिया है कि हमारा बंदा एजेंट है,
ये फारिग कर दिया जाएगा। वही बात हुई, मैं जेल से निकला तो ऐसा लगा, मुझे था मैं समंदर में डूब रहा हूं, मैं असल में नहर में डूब रहा था। बाहर आया तो उससे बड़ी मुसीबत थी सामने। अपने पराए सारे साजिश कर रहे थे कि मैं ISI का एजेंट। मैंने अल्लाह से कहा कि या खुदा, इतनी मार खाई, करप्शन नहीं की, 5 साल कोई तनख्वाह नहीं ली, दिलो जान से काम किया। मैंने अल्लाह से यह सवाल पूछा, इतनी जिल्लत मेरी किस्मत में। हाँ, यह जरूर है कि मैं किसी का चमचा नहीं बनता था, मैंने सारी जमात को धुआं दिया हुआ था, अभी भी देता हूं, जिस दिन तक रहूंगा दूंगा, वो मेरी तबीयत है। जो मेरी बात होती थी वो सीधी मुंह पे कहता था, जो नालायक था उसे नालायक कहता था, जो ठीक था उसे ठीक कहता था। तो एक मुसीबत बन गई मेरे लिए। मैं अदालत जाता था, मेरे साथ कोई नहीं होता था। बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, आज भी जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, उन्होंने टारगेट किलिंग की, जैसे MQM में टारगेट किलिंग होती थी, याद है? जो 2-3 लोग मेरे साथ पेशियों में जाते थे, उनकी टारगेट किलिंग की गई। मेक श्योर किया गया, यहां गोंदल साहब खड़े हैं, उन लोगों को जो जीतते आ रहे थे या बड़ी वोटें ले रहे थे कि उन्हें टिकट ना मिले, क्योंकि वो शहबाज गिल के साथ अदालती पेशी पे जाते हैं। अब मेरा कोई प्लॉट का कब्जा तो था नहीं, मेरा को अपना केस तो नहीं था। अब आपको पता है, मिन्नत कर लो जाके आसिम मुनीर की, तो मैं भी धुल जाता। अब मेरे पे मुसीबत क्या थी? 27 केसेस, एक आम लेक्चरर प्रोफेसर, कोई माली मामलात भी ऐसे नहीं। लड़ूं तो किसके लिए लड़ूं? सवाल ये था, साथ तो कोई है नहीं। ये स्टांस किसके लिए लूं? ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज आप कह रहे हैं लोग कम है या ज्यादा है, तो मैं आपको ये सबक देने लगा हूं। लड़ूं तो किसके लिए लड़ूं? अपने आप से सवाल पूछता था, साथ तो कोई है नहीं। और दूसरी पार्टी ऐसी है कि उनसे पूरा कैसे आऊंगा? एक दफा इस्लामाबाद, क्योंकि वकील साहब को भी लेके जाना होता था लाहौर से, एक दफा इस्लामाबाद जाने के तकरीबन 2 लाख रुपए लगते थे। हफ्ते में 2 पेशियां पड़ती थी। एक दिन मैंने जज को कहा, सिपरा साहब जज थे, सारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर गवाह हैं, मैंने कहा जज साहब गलती हो गई, हुकूमत में कहा करप्शन नहीं की, अगली दफा आया जरूर करप्शन करूंगा, इतनी कि ये केस भुगत सकूं। पेशी 1 डाला करो, 2 का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो सारे प्रोसेस में मैं अपने रब से पूछता रहा कि मैं लड़ूं या मैं ढेर हो जाऊं, चला जाऊं। उस सेक्टर कमांडर का मेरे पास नंबर भी था, हमारी हुकूमत के आखिरी दिनों में वो आ चुका था, मुझे भी उसका पता था। एक मैसेज करना था कि मैं तैयार हूं, तो मुझे भी पार्टी के अंदर रखते हुए दूध से धो दिया जाना था। एक दिन ऐसे ही काफी देर के बाद मैं खान साहब को मिलने गया रात को, मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया, तो उन्होंने मेरी आंखों में गौर से देख के कहा कि शहबाज, अगर तुम हक पे हो तो तुम्हें फलाह मिलेगी, अगर तुम हक पे नहीं हो तो तुम्हारी इज्जत में कमी आएगी। अगर हक पे हो तो डटे रहो और लगे रहो, और एक दिन तुम्हारा डंका बजेगा। मैं अमेरिका आया, मैं समझता था कि मैं खान का स्कट मजाइल हूं, बड़ा काम कर सकता हूं। यहां आया तो दोस्तों ने यहां भी मेहरबानी कर दी, यहां भी मेरे लिए वही माहौल था, यहां भी मेरे लिए वही माहौल था। पहले 2 साल मुझे अपना मुंह धोने में लगे, और जो जो मेरे पे कीचड़ डालते थे, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा था ना, तो मैंने रिक्शे वाले की बात आपको कही कि अल्लाह आपके साथ खड़ा होता है। जिस जिसने मेरे पे कीचड़ डाला, ऐसा बेइज्जत हुआ, ऐसा बदनाम हुआ, ऐसा खुल के सामने आया, जर्नैली टाउट बना कि आज अपनी सफाइयां देते फिर रहे हैं। और मैं कहां खड़ा हूं? आज कोई बताए कि पूरे पाकिस्तान में, मैं उन 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहा जो फौज में थे, उन्हें फौज ने निकाल दिया, वो जाहिर सख्त बातें कर रहे हैं, करेंगे, उन्होंने कौन सा जाके कोई सियासत करनी है। पूरी दुनिया में इमरान खान के साथ वाला या वर्कर, अगर कोई माई का लाल है जो मेरी तरह काम करता है, तो चैलेंज है यहां मेरे साथ आके खड़ा हो। ये मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ आके खड़ा होके हाथ खड़ा करके कहे कि हाँ, तुमसे मैंने 2 इंच बढ़ के इमरान खान का दिफा किया है, तुमसे बढ़ के मैंने जर्नैलों के गले में हाथ डाल के उनको ललकारा है। तो इसलिए आपको मेरा एक ही पैगाम है, डरे मत, किला ठोक के रखे। अगर आप इंसाफ पे हैं तो आपका डंका बजेगा, और कभी इस गलतफहमी का शिकार ना बने कि ये शहबाज गिल का डंका बज रहा है। जिस दिन शहबाज गिल इस गलती का शिकार हुआ, उसको भी छितर पड़ेंगे। सिर्फ इस गलती का शिकार रहें, सिर्फ एक गलती का शिकार रहें कि ये अल्लाह के नाम का डंका बज रहा है। आप सच पे खड़े हैं तो इज्जत होगी, आप झूठ के साथ खड़े तो आपको छितर पड़ेंगे।
ایک ایسا میرا مخالف نہیں ہے جس نے میرے ساتھ مہربانیاں کی اور آج صفائیاں پیش نہیں کرتا پھر رہا. وہ میرا نہیں تھا. اس کو اس وقت مجھ پہ ترس کھانا چاہیے تھا جس حالات میں نکل کے آیا تھا. میرا ہاتھ پکڑنا، مجھے حوصلہ دینا چاہیے تھا. آپ سب کو پتا ہے پی ٹی ایس ڈی کیا ہوتا ہے جب آپ اس میں سے نکل کے آتے ہیں. میں نے اس ساری جستجو کو، کیونکہ لیڈر میرا جیل چلا گیا، میں یہاں آ گیا، اکیلا، بالکل اکیلا برداشت کیا، اور صرف اللہ سے ایک ہی بات مانگی کہ مجھے ہمت دینا. اس لیے جب میں اب گندے کپڑے دھوتا ہوں تو میں اپنا سب کچھ تیاگ چکا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے نہیں لگتا میں نے پارٹی میں کوئی پوزیشن لینی ہے. میں یہ پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں. مجھے نہیں لگتا حکومت میں آیا میں نے کوئی عہدہ لینا ہے. عمران خان کے ساتھ ہوں، رہوں گا. اور جو گندے انڈے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جسم پہ گند ہے، سب سے پہلے مجھے اسلام کا حکم ہے وہ صاف کروں، پھر باہر والا گند صاف کروں. جو کچھ آج عمران خان کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، کس لیول کا وہ لیڈر ہے اور اس کو کس طرح کے گدڑ پیچھے فالوور ملے ہوئے ہیں، ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو اس کی تحریک کے ساتھ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس کے خلاف میں بات نہ کروں تو میرے سے بڑا بددیانت کوئی نہیں ہوگا. مجھے عمران خان صاحب بھی یہ روکیں گے تو میں انہیں کہوں گا کہ خان صاحب آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن منافقوں کو میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے 20 دفعہ کہا میں عزت کرتا ہوں تمام لوگوں کی جن کو انہوں نے لے جا کر ظلم کیے. انہوں نے پہلے دن کہا ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم پریس کانفرنس کر کے خان کو چھوڑ رہے ہیں. میرے نزدیک وہ معتبر لوگ ہیں ان لوگوں کی نسبت جو عمران خان کے ساتھ رہے. وہ عمران خان کے ساتھ رہے لیکن اسے دھوکہ دیتے رہے، اس کے نام کو کیش کرتے رہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، غلط فہمیاں لوگوں کو یہ بھی دور کر دوں، اور آپ کی ہو گئی ہیں. کوئی سندھی پنجابی سے بہتر نہیں، کوئی پنجابی کسی پٹھان سے بہتر نہیں، کوئی پٹھان کسی بلوچی سے بہتر نہیں، کوئی بلوچی کسی پنجابی سے بہتر نہیں، اینڈ وائس ورسا. پوری قوم کا جو اخلاقی معیار ہے وہ نیچے جا چکا ہے. اگر ہوتا تو پھر عمران خان کے علاوہ کوئی اور ماں بھی ایسی بچہ جنتی نا جو ان جرنیلوں کے خلاف اس طرح سے کھڑا ہو سکتا. یہ 80 سال میں ایک ہی ملا ہے، کھڑا ہے نا ڈٹ کے جیل کے اندر. اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس کو آپ کی میری، میں جب امریکہ آیا 100 دفعہ ان سے میں نے بات کی. آپ نے غور کیا ہوگا میں نہ کبھی یہاں فنڈ ریزنگ میں گیا، نہ میں نے کبھی یہاں پر جو لابینگ ہوتی تھی اس کو کبھی بڑھا چڑھا کے پیش کیا بہت زیادہ. کیوں؟ میں چیف آف سٹاف تھا اس کا. کیا مجھے نہیں پتا وہ کیسے سوچتا ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ کس سے مدد چاہتا ہے؟ وہ ایک ہی جگہ سے مدد چاہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی مدد اسی نے کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کوشش نہ کیجئے، لیکن اس کی مدد وہیں سے ہونی ہے کیونکہ اس کا یقین وہاں پر ہے. اس لیے آپ ایک ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، آپ ڈٹے رہیے. بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جب آپ اکیلے رہتے ہیں تو تبھی تو آپ کا رشتہ بنتا ہے خدا سے، تبھی تو آپ کو اپنے چھوٹے ہونے کا اور اس کے بڑے ہونے کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جتنے ٹاؤٹ ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں آپ کے سامنے. ہاں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملٹری جو آج کر رہی ہے یہ پہلے بھی تو کر چکی، فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کیا. آج ذرا ظلم جو ہے بہت ہی ننگا ناچ کر رہا ہے، اور تب ہماری آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی. سوچئے مشرقی پاکستان میں کیا ہوا، آج سوچئے کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ سب نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کوفیوں سے مختلف ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ کیمرہ سے جو مجھے سن رہے ہیں. میں ایک دفعہ کینسس گیا، ہمارے ایک دوست کے بیٹے کی شادی تھی، جوانی بشیر بھی تھے وہاں، کھٹانہ صاحب بھی تھے، ناشتہ کر رہے تھے. ایک بندہ مجھے بار بار کہے گل صاحب آپ کے ہاتھوں میں نے شیلڈ لی تھی، آپ نے مجھے شیلڈ دی تھی، آپ نے مجھے شیلڈ. میں نے 2 دفعہ 4 دفعہ برداشت کیا، چپ رہا. میری ایک ہی خامی ہے کہ میں بول دیتا ہوں، چپ نہیں رہتا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ نے کیمسٹری کا کون سا فارمولا ایجاد کیا ہے؟ تو ان کو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا ایسا کون سا کارنامہ تھا جو آپ کو شیلڈ ملی تھی؟ تو وہ تھوڑے نا پزل ہو گئے. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے گورنر ہاؤس میں دی تھی. میں نے کہا یار میں نے بھی کھچ ماری تھی، آپ نے بھی ماری تھی. وہ ہمارے گورنر سرور صاحب تھے، وہ آپ سب کو راضی کیا کرتے تھے شیلڈیں دے کے، آپ بھی پہنچ جاتے تھے. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں امریکہ سے ڈاکٹرز جائیں گے، اللہ نے کتنی عزت دی، آپ کو کریم بنایا، کریم آف دا کریم. ہم سکولوں میں ہوتے تھے جو ٹاپ کے 2 بچے ہوتے تھے وہ ڈاکٹر بنتے تھے. ان ٹاپ کے
बच्चों में जो डॉक्टर बनते थे उनमें टॉप के बच्चे जो हैं वो किंग एडवर्ड, आगा खान और इन टॉप के स्कूलों में जाते थे। उन टॉप के लोगों में जो फिर डॉक्टर पाकिस्तान में इन स्कूलों से बन जाते थे, उनके टॉप के लोग यहां अमेरिका में आते हैं डॉक्टर बन के, लेकिन वो भी वही खच्चे मारते हैं, गवर्नर से शील्डें ले रहे होते हैं। पूछो किस चीज की शील्ड ले रहे हो? हमने वहां रफाई काम किया, ये हमें शील्ड दे रहे। और जालमो ये तो देखो, इब्ने ज़ियाद से शील्ड ले रहे हो, शिमर से शील्ड ले रहे हो, किससे शील्ड ले रहे हो? कुछ दिमाग काम नहीं करता अपना। अच्छा, फिर मैं उनसे कहता हूं इमरान खान तो सियासी आदमी है, ओके, आप उसके मुखालिफ हो सकते हैं, चले, आल्दो इस वक्त बात सियासत की नहीं है, मेरे हो सकते हैं। यास्मीन राशिद तो आपकी उस्ताद है, आपकी मां है, उनके साथ क्या किया इन जालिमों ने? अब उनसे शील्डें पकड़ रहे हो। ऐसे ही कल गौर खान साहब कह रहे थे कि मैं अगर पता नहीं क्या नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं है। साथ हमारे खड़े साबिक स्पीकर साहब बैठे हुए हंस रहे थे। अब आप केपी में 3-4 ही ग्रुप हैं हमारे सियासत के। एक गंडापुर वाला है, वो मुझे पहले गालियां देता है, सुहेल अफरीदी रह गया था, वो अब देता है, असद कैसर साहब हैं, वो अभी देंगे, मैं बात कर रहा हूं, रह के ना गया है। पंजाब वाले पहले ही सारे ही देते थे, वो भी देते हैं जो दुबई में रहते हैं, वो भी देते हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। और वो पाकिस्तान में इमरान खान के वफादार भी हैं। सानू दस देने के तुसी बाहर चले गए हो, इसलिए बातें कर सकते हो, हालांकि खुद आधा टाइम बाहर रहते हैं, आधा अंदर रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर इन सबको मैंने खुशनुदी हासिल करके कुछ हासिल करना है, लानत है फिर मेरे होने पर और मेरे उस हासिल करने पर। इसलिए हमारा तो एक ही असूल है, आप अच्छा काम करें, आप कोई भी हो आपकी वाह करेंगे, आप बुरा काम करें, आप कोई भी हो आपके साथ वही अशर करेंगे जो बुरे के साथ किया जाता है। ना कुछ लूज करने का डर है, वो कोई इमरान खान के करीब तरीन शख्सियत हो, वो कोई बहुत मोतबर शख्सियत हो या आम वर्कर हो, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहेंगे, जो 2 नंबरियां करेगा उसे अवाम के सामने रखेंगे। क्योंकि ये ड्राई क्लीनिंग की मशीन इमरान खान ने लगाई है। इमरान खान पहला आदमी था जिसने आप जनाब से निकल के कहा कि नवाज शरीफ चोर है। इससे पहले रवाज यही था, आप जनाब, पाकिस्तान को इसी चीज ने तो लूटा। पाकिस्तान को किस चीज ने लूटा है? ये मेरे वालिद के जनाजे पे आया था, ये मेरी शादी पे आया था, ये मुझे उठ के मिलता है, ये मुझे दरवाजे तक छोड़ने जाता है, ये मुझे चाय पिलाता है, ये मेरे फोन पे मेरा काम कर देता है। इसी चक्कर में आम लोगों के ये मसले हैं। ये जो अशराफिया है, ये आपको इतनी सी बोटी दे के मुल्क लूट जाते हैं, ये मुल्क का खजाना खाली करते जाते हैं। पाकिस्तान के पास आज बचा कुछ नहीं, आपके सामने है। बहरहाल आखिरी बात ये करूंगा, इमरान खान अगले 10 साल जेल में रहे या 10 दिन रहे, उसने झुकना नहीं है। ये मैं आपको आज बता देता हूं। आपको बड़ी खबरें आएंगी, अमेरिका से डॉक्टर चले गए, आपको खबरें आएंगी बरतानिया से चला गया, आपको खबरें आएंगी इस्लामाबाद से जनरल साहब चले गए, साबिक आर्मी चीफ चले गए। मैं आपको एक ही बात बताऊं, जो भी जाएगा इमरान खान छितर उतारेगा आगे से, जो भी जाएगा, मैं अभी बता दूं। और उसकी वजह एक है कि इमरान खान सौदेबाजी करने वाला नहीं है। डील करनी है, आप इमरान खान के आम वर्कर से डील कर लो, डील हाजिर है। डील बड़ी सादा है, पाकिस्तान के आइन पर बंदे के पुत्र बन के वापस जाओ, अवाम का मैंडेट जिसको मिला उसको वापस करो, और जिन्होंने गुनाह किए उनका एहतसाब होने दो। ये डील है। आज दे दो, मुझे दे दो, मैं डील करता हूं आपके साथ इमरान खान के बिहाफ पे। करो डील, वापस जाओ, जो कायदे आजम ने पाकिस्तान जिसके लिए बनाया था उस पर्पज में वापस जाओ, हमारी आपसे डील है। बाकी आपको कहानियां सुनाई जाती हैं, आज ये मिल लिया, अब बात हो रही है, अब ये हो रहा है। ये याद रखिएगा, जब तक आसिम मुनीर मजबूत है, जब तक आसिम मुनीर मजबूत है, वो इमरान खान को बाहर नहीं निकालना चाहता। इमाम हुसैन मदीना में थे, यजीद दमिश्क में था। जैसे ही वो आउट ऑफ टर्न अपने वालिद साहब की वजह से, मोरूसी सियासत की वजह से वो खलीफा बना, तो उसको अब पूरी दुनिया में, कायनात में अपना वाहिद दुश्मन कौन नजर आया? कौन नजर आया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हालांकि उन्होंने तो कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने तो उसे कोई नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ ये करूंगा। उसने कहा इनसे बैत लो। उन्होंने पहला इनकार मदीने में किया, और फिर आखिरी इनकार उन्होंने करबला में, जब उनका सर कलम किया गया, उन्हें शहीद किया गया, वहां किया।
तो इसलिए याद रखिएगा, आसिम मुनीर से खैर की तवक्को मत रखिएगा। जो काविश कर सकते हैं, जो आवाज उठा सकते हैं, जरूर उठाइए, क्योंकि इमरान खान का कर्ज है पूरी कौम पर। इमरान खान का आप साथ नहीं दे रहे, एक नजरिए का साथ दे रहे हैं। अगर आप उस नजरिए पे बिलीव करते हैं, डट कर खड़े हो जाइए। अगर आप बिलीव नहीं करते, साइड पे हो जाइए। एक भी रह गया इमरान खान के साथ, आप यकीन कीजिए वो अकेला भी रह गया तो मैं उसे लड़ता देखता हूं, मैं उसे पीछा होते नहीं देखता। उसे हम में से किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने रब को पा लिया है, वो हजरत हुसैन का सच्चा पैरोकार है। इसलिए आखिर पर आपसे इजाजत चाहने से पहले तमाम दोस्त, वो हमारे जॉनी बशीर साहब हों, उनकी पूरी टीम यहाँ की, हमारे ह्यूस्टन से आए हैं बरकी साहब, उनकी पूरी टीम, कासिम सूरी मेरा भाई है, दोस्त है, मुनीर खटाना साहब हैं, उनकी टीम है, वकार साहब हैं, हमारे पेंसिल्वेनिया से दोस्त आए हैं, सारी जगहों से, सैक्रामेंटो से आए हैं, हमारे आज जरा हिट विकेट हुए हैं थोड़े से, अकबर चौधरी साहब वो भी पहुंचे हुए हैं। बाकी तमाम जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने आज भी कोशिश की है, अरसलान घुम्मन साहब, गोंदल साहब आए हुए हैं पाकिस्तान से, अगर किसी का नाम में रह गया तो माजरत बहुत ज्यादा। अपने हमारे अमजद साहब आए हुए हैं न्यूयॉर्क से। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बड़ाई साहब हैं वहां से, न्यू जर्सी से, तो आप सब यहां पर तशरीफ लाए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। टोनी आपका भी शुक्रिया, आप सब दोस्तों ने इस महफिल को दोबारा से गरमाया है। गरमाते रहिए, ये कभी नीचे आएगा काम, कभी ऊपर जाएगा। तुम ये बादे मुखालिफ से ना घबराए काफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और मैं आपको, पता नहीं आपने छोटे होते ये किया है कि नहीं, हम तो खेलते थे। हम तो छोटे होते वो जो हमारा साइकिल होता था ना, वो खुद ही गारे में फंसा के उसे निकालने की कोशिश करते थे। तो ये तो मजा आता है जब आप गारे में फंसते हैं, जब जोर लगता है, मैच फंसता है तो मजा आता है। तो इसलिए मजा लीजिए। हाँ, जर्नैलों को हमारा एक ही पैगाम है कि नूर जहां ने गाना गाया था, तराना गाया था, ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे, तू लब दी फिरे उधार कुड़े। आपको मेरा यही पैगाम है कि ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे। आप खरीद सकते हैं, खरीद लें, डरा सकते हैं, डरा लें। अगर बिक गए, जो बिकने वाले थे, हर जगह पर सौदा होता है, जो बिकने वाले थे बिक गए, जो रह गए हैं ये अब कुंदन है, ये अब दुरुस्त सौदा है। और इमरान खान को यही चाहिए था। आज इमरान खान इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, ये भी आपको बता दूं, मुझे अल्लाह पे पूरा ईमान है, अल्लाह हक की फतह करेगा। इमरान खान जेल से वापस आएगा और इस कौम की हालत बदलेगा। मैं एक दफा फिर यहां पर स्पेशली जो हमारी माएँ आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारी खवातीन आई हैं, हर बार आती हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं उनका बहुत ज्यादा मशकूर हूं। पाकिस्तान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया।